ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार। हम सब की कोशिश यही होती है कि जीवन में जो कुछ भी किया जाए उससे हमें शांति और सुकून मिल सके। हम अपनी ओर से तमाम प्रयास करते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में रोज एक कदम बढ़ाने की सोचते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे जो सपने हैं वो साकार हो सकें। अब देखिए ना, कुछ समय पहले 2 वर्ष के आसपास का ही समय बीता है जब कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी। कई सपने वीरान हो गए, कई लोगों ने अपनों को खो दिया और जिन्होंने कोरोना का संकट झेला और संक्रमण से उबरे, वो जानते हैं कि कितना मुश्किल था दौर। आज दुनिया के तमाम देशों में ये भावना बन गई है कि कोरोना वायरस से अब बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। और ये धारणा किसने बनाई है? हमारे आपके जैसे लोगों ने। हमें आपको लगता है कि अब कोरोना से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें गंभीर परिणाम नहीं दिख रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि अब तो ऑक्सीजन की कमी हो नहीं रही है, अब सिर्फ ये नॉर्मल सर्दी, जुकाम और बुखार है जो 2-3 दिनों में ठीक हो जाता है। अब इससे कैसे घबराना? लेकिन ये बहुत ही खराब मानसिकता है। जो विश्व का संकल्प है, जो भारत का संकल्प है कोरोना मुक्त समाज के निर्माण का, उस दिशा में कहीं न कहीं ये बाधक है। आपको समझना होगा, जब तक एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित है, हम सबको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा और जहां तक संभव हो सुरक्षित दूरी को भी अपनाना होगा। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। आज के कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं कि कोरोना के जो मामले देश भर में आ रहे हैं, भले ही उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के जहन में यही बात है कि ऐसा कब तक चलेगा। और खासकर अगर राजधानी की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते से अगर पहले का देखें तो मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, अब उनमें कुछ स्थिरता नजर आ रही है। कैसे आप पूरे इस आंकड़ों के खेल को एनालिसिस करेंगे डॉक्टर नीरज? देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है। सभी को ये बहुत क्लियर है कि कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहा। जिन्होंने शुरू में कंट्रोल किया वो बाद में परेशान हुए। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार यही कहते आए हैं कि सिंस ये एक पैंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, तो केसेस जो हैं अगर दुनिया के किसी भी कोने में अगर चल रहे हैं तो हम एट रिस्क पे हैं। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी ये केसेस जो है ऊपर नीचे होते रह रहे, जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये वायरस जो है एक तरह से मैं कहूंगा हमारे समाज के अंदर घुस चुका है, हर घर में घुस चुका है। तो इसलिए ये केसेस हमारे बीच सर्कुलेट हो रहे हैं। सबसे जो चिंता का विषय है कि ये वायरस में म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। जितना ज्यादा ये रेप्लिकेट करेगा उतना म्यूटेट होने की पॉसिबिलिटी होगी। इसलिए हमें डर है कि भले अभी जो हम केसेस देख रहे हैं, माइल्ड केसेस हो रहे हैं, अपने आप ठीक हो जा रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट ये वायरस जब तक रेप्लिकेट करेगा किसी के शरीर में म्यूटेट होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि एक खतरनाक वेरिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट होने की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। इसको अभी हम हल्के से ना आके, मैं कहूंगा कि अगला 1 साल अभी भी क्रूशियल है इस बीमारी को लेके, क्योंकि अभी जो भी बूस्टर और बाकी चीजों की बात करें उसमें हम देख रहे हैं लोग में हिचक है, बूस्टर आगे आकर नहीं लगवा रहे हैं, अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, अगर बीमार है फिर भी बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो कि मैं कहूंगा कि एक लापरवाही है जो कि आगे के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो मैं कहूंगा अभी सावधानी रखने की जरूरत है, सब्र रखिए, जल्दी ही हम इस पे विजय प्राप्त कर लेंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ बहुत अहम हो जाता है कि जब लोग इस तरह के सिम्टम से परेशान होना शुरू होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, तो वो खुद अपना डॉक्टर बन जाते हैं। और कोरोना के समय में जो दवाइयां डेल्टा के दौरान दी जा रही थीं, चाहे वो हम अजिथ्रोमाइसिन की बात करें या फिर कोई और स्टेरॉइड्स की बात करें, तो लोग ये समझते हैं कि हम ज्यादा ना प्रभावित हो जाएं, इसलिए वो इन दवाइयों को लेना शुरू कर देते हैं। ये कितना खतरनाक है और आप लोगों को क्या सलाह देंगे?
देखिए, जो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं, आपको हर तरह के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको दिखाए जाते हैं। लोगों को लगता है कि सिंपली उनको पढ़ लेने से वो किसी भी बीमारी का इलाज करेंगे। इनफैक्ट हम जो मरीजों को देखते हैं, कई बार सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि लोग इंटरनेट पे सर्च करके अपना इलाज शुरू खुद से कर लेते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो कोविड-19 का जो इनिशियल पार्ट था, जो भी दवाइयां हमने यूज की थी, उसमें हम एज अ रिसर्चर भी उससे हम एक्सपीरियंस एक तरह से कहेंगे कि उससे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे कि क्या दवाई उसमें सक्सेसफुल है, क्या नहीं है। तो उसमें हमने ये देखा कि मेजोरिटी ऑफ केसेस जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक होंगे, यानी अगर बुखार है तो पैरासीटामोल दिया, अगर खांसी है तो खांसी के लिए कोई दवाई दी, और मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स उसी से ठीक हो जाते थे। स्टेरॉइड का रोल बहुत ही लिमिटेड लोगों में था जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, वैसे लोगों में ही स्टेरॉइड फायदेमंद था। अगर स्टेरॉइड आप बेवजह लेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान ज्यादा हो जाएगा। जो एंटीबायोटिक हमने यूज किया था वो मोस्टली इस सिचुएशन से यूज किया था कि साथ में कोई एटिपिकल इन्फेक्शन ना हो जो कि वो कवर करेगा। प्लस उन कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो वो समय और आज के समय में इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो काफी ज्यादा है, और मैं कहूंगा कि जो भी दवाइयां डेल्टा वेरिएंट में जो बहुत ज्यादा मार्केट की गई थी, उनमें से मेजोरिटी ऑफ दवाई को किसी की जरूरत नहीं है। और अभी का जो वेरिएंट हम देख रहे हैं उसमें सिंस आपको पहले इन्फेक्शन हो रखा है, मेजोरिटी ऑफ लोगों को सभी ने वैक्सीन लगवा रखा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। हमारा बॉडी अब केपेबल है इस वायरस को कंटेन करने में, और मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में कोई ट्रीटमेंट की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में 2 से 3 दिन तक में ठीक हो जा रही है। तो जो भी लोग फैंसी दवाइयां लेने के चक्कर में है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, स्टेरॉइड हो, मैं कहूंगा इसकी जरूरत नहीं है। और आप अगर किसी को इस दवाई की जरूरत भी है तो डॉक्टरी सलाह के साथ लें, खुद से बिल्कुल न लें। जी, कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं पूर्णिया बिहार से मोहम्मद मजहर। आपका स्वागत है मजहर जी। हाँ, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने जैसे 3 डोज लगा लिया, बूस्टर डोज भी लगा लिया। मेरा उम्र है 37 साल, और मेरा कहना ये है सर, जो लोग यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या क्या था कि बिहार गवर्नमेंट या कोई सा भी गवर्नमेंट हो, यानी हर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये गाइडलाइंस लागू करे। जो लोग कोरोना के दोनों डोज ना लिए हैं और बूस्टर डोज भी लेने के लिए इच्छुक नहीं है, उन पे कोई इस तरह का कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो जल्द से जल्द यानी कि ये 3 डोज लगाए, ताकि जो लोग डोज लिए हुए हैं उनको इन्फेक्ट ना हो उनके द्वारा। मजहर साहब, प्रतिबंध जो है वो बगावत की जननी है, और कोई भी सरकार प्रतिबंधित करके बात मनवाने के लिए अगर आगे बढ़े तो कई मायनों में गलत होगा। सरकार निवेदन करती है आप सबके स्वास्थ्य के लिए, और हम सबका उत्तरदायित्व है कि सरकार की कोशिशों को हम सफल बनाएं। इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर नीरज? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो हेल्थ है वो आपका, मैं कहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर है। अगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये वैक्सीन से आपकी जान बचाने में सहायक होगा इस महामारी के समय में, तो इसे आपको समझने की जरूरत है। इस पे डंडे की चोट पे आपको ये नहीं समझाया सकता कि आपको स्वस्थ रहने के लिए वैक्सीन की जरूरत है। तो मैं कहूँगा ये वॉलंटरी ही होना चाहिए जो कि सरकार ने रखा हुआ है। बट डेफिनेटली ऐसे लोगों के मन में अगर कोई डाउट है, वो क्यों नहीं लगवाना चाह रहे हैं, उसके बारे में उनसे हम पूछ सकते हैं, और उनका जो भी क्वेश्चन है, जो भी उनके मन में डाउट है, उसको क्लियर करके हम एक इन्फॉर्म्ड वे में चाहेंगे कि वो वैक्सीन लगवाए, न कि डंडे की चोट पे। तो मैं कहूंगा कि इसमें कोई ये करने की जरूरत नहीं है, और लोगों को समझाने की जरूरत है कि ये वैक्सीन उनके लिए जान बचाने में सहायक सिद्ध होती है। डॉक्टर नीरज, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारत के कई हिस्सों में वायरल फीवर का असर बहुत ज्यादा पैमाने पर देखने को मिल रहा है। जिन घरों में लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है, हल्का बुखार हो रहा है, वो क्या करें? कोरोना की जांच कराएं, वायरल फीवर की तरह उसको ट्रीट करें, लोगों से मिले जुलें, अपने आप को एकांत में रख लें। और आपको भी पता है कि व्यवहारिक स्थिति इस देश में ऐसी है कि संभव नहीं है कि हल्के बुखार में खुद को आइसोलेट किया जा सके। उतने कमरे बहुत सारे मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय घरों में होते नहीं हैं। ऐसे में क्या किया जाए? नहीं, बिल्कुल, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, इनफैक्ट ये जो बिहेवियर है, जितने भी इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरल इलनेसेस होते हैं, चाहे वो फ्लू सीजन में हो, कॉमन कोल्ड हो, ये सारी चीजें जो है इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से एक दूसरे में स्प्रेड होने से रोका जा सकता है।
तो घर के अंदर अगर आप सबको उस तरह से सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट जो बीमार आदमी है वो जो सबसे वेल वेंटिलेटेड घर हो, रूम हो, कमरा हो, उसमें रखे। प्रिफरेबली वो इंसान मास्क पहने रहे, उसके आसपास जो भी जाए वो मास्क पहन के जाए। जो हम हैंड हाइजीन की बात करते हैं, इनफैक्ट हैंड हाइजीन से कई और बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक कॉमन सेंस वाला अप्रोच लगाकर जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रहा जाए, वो हमें उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मुझे पता है कि अगर मैं कहूँ कि भाई सभी को डिस्टेंस रखना चाहिए, अलग अलग रूम में रहो, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो मैं कहूंगा कि हर कंट्री का एक अपना चैलेंज होता है। उस चैलेंज के अंदर कैसे हम अपने आप को देखें, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, ये एक मैं कहूंगा कि कॉमन सेंस अप्रोच अपनाना चाहिए। कोई ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो जिसके घर में जितने रूम है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करें बीमार आदमी को बाकी लोगों से, स्पेशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, कोई एल्डरली है, कोई बहुत बच्चा है, कोई और किसी बीमारी से संक्रमित, बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बीमार लोगों से दूर रखने की कोशिश करें। तो मैं कहूंगा इस हिसाब से आप एक दूसरे को बचा कर रख सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरदीप, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी। नमस्ते। और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी, हम आपका कार्यक्रम पिछले 2.5 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज क्या जानना चाहते हैं आप? ये हमारा प्रश्न था डॉक्टर साहब से कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, तो लोगों में डर जैसे खत्म हो गया है। तो ये मान लेना चाहिए कि कोरोना की ताकत खत्म हो गई है पहले की अपेक्षा। ये डॉक्टर साहब का प्रश्न था। जी डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही एक मैं कहूंगा व्यवहारिक क्वेश्चन है। डेफिनेटली लोगों के बीच डर के बजाय मैं कहूंगा कि एक अवेयरनेस रहना चाहिए कि बीमारी पूरी तरह से नहीं गई है। डर किसी चीज को आपको ठीक ढंग से आपको बिहेव करने पे मजबूर नहीं करता है, लेकिन अगर आप अवेयर हैं कि ये बीमारी आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, आपके घर में जो बीमार ऑलरेडी एल्डरली वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको कैसे परेशान कर सकता है, तो अपने आप सावधान हो जाएंगे। शायद लोग इस बात पे अब उतना ध्यान नहीं दे रहे, मैं जो कहूंगा कि गलत है। बट अगेन जो कोविड के चलते पिछले 1.5-2 साल से लोग परेशान थे, एक तरह से उनको एक लगता है कि अब छुट्टी मिल गई है, ये बीमारी गायब हो गया है, तो शायद वो थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, जो कि मैं कहूंगा कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट एट द सेम टाइम अब मैं कहूंगा कि धीरे धीरे कोविड-19 एक कॉमन फ्लू की तरह बिहेव करना शुरू एक तरह से कर चुका है। एंड होपफुली समय के साथ जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, प्लस जो लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू जो इम्यूनिटी मिला है, वो किक इन हो चुका है। तो मैं कहूंगा कि पहले जैसा खतरनाक सिचुएशन नहीं है, बट मैं कहूंगा कि सर्विलेंस के साथ, ताकि कोई नया वेरिएंट, कोई डेंजरस वेरिएंट कहीं आ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन की क्वांटिटी बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है, ऐसा सिचुएशन पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बट मैं वही कहूंगा कि लोगों को एक खुद से एक बिहेवियर में चेंज रखने की जरूरत है। वो बिहेवियर यही है कि आप जहां तक पॉसिबल हो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो बिल्कुल मास्क पहने। आप अपने लिए ही नहीं, आसपास वालों की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेवारी है। तो इन सब चीजों के साथ मैं कहूंगा कि अब हमें इस वायरस के साथ रहने का तरीका सीखना पड़ेगा, और वो यही है कि आप वायरस को रिस्पेक्ट देते रहिए। रिस्पेक्ट देने का मतलब है मास्क पहनिए, जहां तक पॉसिबल है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और आप वैक्सीन और बूस्टर जो भी अभी तक नहीं लगवाया है वो बिल्कुल आगे आकर लगवाएं। इस तरह हम इस वायरस पे कंट्रोल कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली से हमारे नियमित श्रोता धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी को नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जो वायरस हर स्टेप के बाद नया अपना रूप बदल के आता है और नए नए बीमारी के नाम हमें चलता है कि ओमिक्रॉन है, मॉन्की पॉक्स है, कई तरह के डेल्टा, अल्फा। और डॉक्टर साहब, क्या सरकार को प्रोग्राम नहीं बना लेना चाहिए कि जब तक हम इससे छुटकारा ना पालें तो हम वैक्सीनेशन कंटिन्यू जारी रखें? जैसे बच्चों को लगता था, चेचक का पहले लगता था, जब तक हमने पोलियो को नहीं खत्म कर दिया और हमने चेचक को खत्म नहीं कर दिया, तब तक हमने ये पूरी बीमारी नष्ट कर दी एक तरह से। ऐसे इसके ऊपर की सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर पीछे लग जाना चाहिए, हाथ धो के नए नए जैसे लड़ाकू विमान मंगा रही है, ऐसे इसके लिए भी नई नई तैयारी करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब।
हाँ, नहीं बिल्कुल। तो मैं कहूँगा सरकार बिल्कुल लगी पड़ी है। अगर आप देखें इस स्तर पे, मैं कहूँगा कि एक युद्ध स्तर पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोविड-19 के खिलाफ चलाया गया, जो दुनिया के सामने एक उदाहरण है। लोग शुरू में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो लोग कयास लगा रहे थे कि भाई इतने बड़े पॉपुलेशन को ये कैसे वैक्सीनेट करेंगे। तो न सिर्फ रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीनेट किया गया, बल्कि बूस्टर डोजेज भी सबके लिए फटाफट से उपलब्ध करा दिया गया। तो मैं कहूँगा कि इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी करना था वो किया है। अब एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि भाई हम आगे आकर, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया, जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया, वो आगे आकर ये बूस्टर और जो भी प्रोग्राम के थ्रू हमें वैक्सीन इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोवाइड किए गए हैं, उसको हम ले और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो मैं कहूँगा इस कोविड-19 के मामले में जैसे बाकी पुराने जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज पे सरकार ने पहले जैसे काम किया था, उससे कहीं ज्यादा फास्ट तरीके से कोविड-19 के मामले में किया है। और अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे आकर अपने बूस्टर डोजेज लगवाएं। गाजियाबाद लोनी से मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर नमस्कार। नीरज सर को नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौड़ी लोनी जिला का। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल जुकाम, खांसी, बुखार, गला खराब चल रहा है बहुत ज्यादा, तो इसमें हम कोरोना का टेस्ट मतलब जो डॉक्टर के कहे अनुसार कराएं या खुद भी करा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि हर जगह पे आराम से आपको एक क्वालिटी वाला जो टेस्ट है आप कोविड-19 का करवा सकते हैं। तो इसमें अब कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये आपको जो सर्दी जुकाम है वो कोविड-19 हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको टेस्ट कराकर एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कोविड-19 या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, वो उसमें क्लैरिटी हो जाती है। प्लस आपको उसमें भी हेल्प मिलता है कि आप अपने आप को बाकियों से आइसोलेट करें, ताकि अगर बाई चांस आपकी तबीयत खराब होती है, किस हॉस्पिटल में कहाँ जाना है, उसकी क्लैरिटी भी रहे। तो मैं कहूँगा कि जिसको भी अगर डाउट हो कि उन्हें कोविड-19 हो सकता है, वो बेझिझक होकर आकर अपना टेस्ट करवाएं। इसमें कोई डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप किसी भी लैब में जाकर जहां पर कोविड-19 की जांच होती है, वहां पर आप जांच करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहां एक और बात समझना चाहेंगे आपसे कि जो लोगों के मन में अब भी भ्रम है, चाहे वो प्रिकॉशन डोज को लेकर हो, चाहे सेकेंड डोज को लेकर हो, इस देश में अब भी करोड़ों की आबादी ऐसी है जिसने कोविड की एक भी खुराक नहीं ली है। इन शंकाओं के निवारण के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए। हर घर दस्तक जैसा अभियान किया, लोगों को घर घर जाके जागरूक किया जा रहा है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के सौजन्य से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। दूरदर्शन पर कई कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य साधन हो, उससे भी ये जानकारी दी जा रही है। लेकिन अब भी जो लोगों के मन में हिचक है, जिसे वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं, वो कैसे दूर हो? नहीं, बिल्कुल। कई बार मैं कहूँगा कि भ्रामक मैसेज उन तक पहुंच जाते हैं। वो उनको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि भाई ये वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन के चलते वो शायद जो है इस वैक्सीन से क्या फायदा है, उसको शायद वो नहीं रियलाइज कर पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये हमें लगे रहना पड़ेगा कि भाई लोगों के हर किसी के पास जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके मन में जिस कारण से भी ये भ्रमित हुए हैं कि भाई ये वैक्सीन सेफ नहीं है, नहीं लगवाना चाहिए और नहीं लगवाया उन्होंने, उनसे मैं कहूँगा कि हर घर में जाकर बात करके कि भाई क्या रीजन है, आपको क्यों लगता है कि ये वैक्सीन जो इतने करोड़ों लोगों ने लगवाया है वो आपको लगता है कि सुरक्षित नहीं है, बीमारी से क्या नुकसान हो सकता है। हमने देखा है कि जो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम की हम बात करते हैं, कोविड के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, जो री इन्फेक्शन के बाद प्रॉब्लम आती है, ये सब बहुत ही ज्यादा खराब है एज कम्पेयर टू जो छोटे मोटे माइनर से साइड इफेक्ट जो वैक्सीन के चलते आ सकते हैं। तो जो ओवरऑल फायदा वैक्सीन का है एज कम्पेयर टू बीमारी के चलते जो साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें वैक्सीन कहीं कहीं बहुत ही बेहतर है आपको जान बचाने में, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने में, लॉन्ग कोविड को रोकने में। तो कहने का मतलब कि वैक्सीन के फायदा ज्यादा है। अगर आप ये सोचते हैं कि बीमारी है ठीक हो जाऊंगा, तो नहीं, ये एक लॉटरी की तरह हो जाता है। अगर आप बीमार होंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जान बचेगी ही बचेगी, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। हो सकता है आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, फेफड़े खराब हो जाएं, कोई
हमने देखा है कोविड-19 के बाद जो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है। तो कहने का मतलब कि ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों पे हमें फोकस करने की जरूरत है। जो भी उनके मन में शंकाएं हैं उसका निवारण करके उन्हें प्रोत्साहित करें कि ये वैक्सीन लगवाएं। मान सिंह सीलन जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली के नांगलोई से। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं मान सिंह सीलन बोल रहा हूँ नांगलोई से जी। मैं कोरोना के बारे में ये जानना चाहता हूँ, जो सर्दी जुकाम होती है और कोरोना, जो इनके लक्षण जो हैं वो मिलते जुलते हैं। हाँ, तो इसमें हम कैसे आशा करें कि ये कोरोना है या सर्दी जुकाम है? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, वो तो सिर्फ आप टेस्ट के थ्रू ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स काफी मिलते जुलते हैं। बुखार है, बॉडी एक होना, शरीर में दर्द होना, नाक बंद होना, गले में दर्द होना, ये सब किसी भी वायरल इलनेस के साथ हो सकता है। तो जो डेफिनेटिव तरीका है डिफरेंशिएट करने का है वो कोविड-19 का टेस्ट कराएं। अगर नेगेटिव है तो हम बाकी बीमारियों के बारे में सोचेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो वो कोविड-19 है। जी हाँ, बिल्कुल। जांच से ही ये पता चल पाएगा कि वो सर्दी जुकाम सामान्य फ्लू के लक्षण हैं या फिर ये जो लक्षण है वो कोरोना संक्रमण का है। डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर बात करें, उच्च रक्तचाप की बात करें या फिर मधुमेह की बात करें, ये जो दो समस्याएं हैं वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही हैं। खासकर अगर हम मधुमेह की यहाँ पर चर्चा करते हैं तो ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये बीमारी कहीं न कहीं अब आनुवांशिक देखने को मिल रही है। जो युवा हैं, जिनके माँ बाप इससे संक्रमित हैं, मधुमेह से परेशान हैं, क्या उनके पास कोई विकल्प है इससे बचने का? नहीं, बिल्कुल। डेफिनेटली जो मधुमेह की बीमारी है उसमें एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है, बट एट द सेम टाइम जो हमारा लाइफस्टाइल जो है जो चेंज होते जा रहा है, खासकर युवा वर्ग में, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो जंक फूड खाने की टेंडेंसी है, जो समय पे खाना नहीं खाने की टेंडेंसी है, जो धीरे धीरे मोटापा एक अपने आप में एक परेशानी है। मोटापा आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, जिसके चलते आपको डायबिटीज हो सकता है। उसके अलावा आपका बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो मैं कहूंगा कि जेनेटिक के अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है जो गड़बड़ होते जा रहा है, जो एक मोटापे का मैं कहूंगा पैंडेमिक जो हमारे देश में एपिडेमिक चल रहा है, ये सारे कारण हैं जो कि ये रिलेटेड बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर किसी की फैमिली में अगर किसी के पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो उन्हें स्पेशली सावधान रहना चाहिए, समय पे अपना चेक कराते रहना चाहिए डॉक्टरी सलाह के साथ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, मोटापा को अपने आसपास फटकने भी नहीं देना चाहिए। इस तरह से अगर वो बीमारी को डिले डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर रोक नहीं सकते तो मैं कहूंगा कि जो भी जेनेटिक प्रीडिस्पोज्ड फैमिलीज हैं, जो बच्चे हैं, उनका एक समय पे चेकअप होते रहना चाहिए, ताकि समय रहते इस बीमारी का पता चले और उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव स्टेप लिया जाए, ताकि उन बच्चों में या उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। आपने जीवन शैली में बदलाव की बात की डॉक्टर साहब। आज का समय ऐसा है कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, 7-8 घंटे की शिफ्ट होती है, लंबे समय तक बैठे रहना होता है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, वो घर से बाहर ज्यादा नहीं निकल पाते। तो ये जो व्यस्त दिनचर्या है उसको कैसे सुव्यवस्थित किया जाए ताकि हम स्वस्थ भी रह सकें और अपना काम भी हो सके? देखिए, बिल्कुल जो आज का जो फास्ट लाइफ स्टाइल है उसमें लोगों को लगता है कि वो एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल सकते। 24 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे अपने लिए निकालने की जरूरत है। आधे घंटे आप पार्क में जाके ब्रिस्क वॉकिंग करें, वो भी हफ्ते में 5 दिन भी सफिशिएंट होगा। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर पाते हैं, आप अपना हार्ट रेट एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन कर पाते हैं। उसके अलावा अगर आप उस बिजी लाइफस्टाइल में भी आप खाने का टाइम फिक्स रखें, एक प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट लें, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे का समय निकालना पूरे 24 घंटे में अगर आप कहते हैं आपके पास नहीं है तो फिर आप हेल्दी रहना डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये मन का एक बैरियर है कि आपको लगता है कि आप समय नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आधा घंटा हर दिन एटलीस्ट 5 हफ्ते में 5 दिन के लिए जरूर निकालें, जिसमें आप ब्रिस्क वॉक करें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक बैलेंस डाइट खाइए और आप डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली के मंगोलपुरी से रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं 200 लगवा लिए सर, तो अब मेरे 60 दिन हो गए,
तो उसके बाद तीसरी लगवानी पड़ेगी, ये जरूरी है क्या? जी डॉक्टर साहब, और ये आवाज एको कर गई तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया। इन्होंने कोविड की 2 डोज ले ली है और 2 डोज लेने के बाद 60 दिन का समय हो गया है। जानना चाह रहे हैं कि क्या तीसरी डोज अब ये ले सकते हैं, और इनका दूसरा सवाल भी था, क्या तीसरी डोज लेना जरूरी है? देखिए, बूस्टर डोज बिल्कुल जरूरी है, और अगर कोविन ऐप पे जब आप रजिस्टर करते हैं तो जब भी आपकी एलिजिबिलिटी जो बूस्टर डोज की होती है वो आप तक मैसेज आ जाता है, तो मैं कहूंगा कि आप अपने कोविन ऐप पे डेफिनेटली चेक करें कि आपको कितने दिन हुए हैं, और उसके अनुसार जो है आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, वो आपको इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती है। तो आपने क्या वैक्सीन लगवाया, कितने दिन पे लगवाया, वो देखने की जरूरत है, और जैसे भी आपका एलिजिबिलिटी है आपको अपने कोविन ऐप पे डेफिनेटली देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रिकॉशन डोज की बात चल रही है, तो सरकार ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जिन्होंने पहले 2 डोज के रूप में लगवाई है वो भी कॉर्बेवैक्स प्रिकॉशन डोज के रूप में ले सकते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया, लेकिन जो लोग हैं उनके मन में ये सवाल है कि क्या अगर मैं कॉर्बेवैक्स प्रिकॉशन डोज के रूप में लेता हूं तो उतना ही प्रभावी होगा जितना कोवैक्सीन या कोविशील्ड था? डेफिनेटली जो आपका जो भी गाइडलाइंस आते हैं, जो भी रिकमेंडेशन आते हैं, वो डेटा को स्टडी करने के बाद ही आता है। तो अपनी स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें दिखाया गया है कि अगर कोई सेकेंड बूस्टर जो है वो थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म की वैक्सीन अगर दी जाए तो शायद बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। तो डेफिनेटली ये अगर परमिशन दी गई है तो डेटा को स्टडी करके उसके फायदे को देखते हुए दी गई है, तो मैं कहूंगा कि इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं तो आप जो नए वैक्सीन अप्रूव हुए हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं। और बहुत सारे श्रोता हमारा जो हमसे जो जुड़े हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया अब भी चल रही है? क्या किसी दवाई पर भी काम चल रहा है जो इससे बचाव में कारगर होगा? नहीं, बिल्कुल, ये एक नई बीमारी है, पूरी दुनिया को जो है एक तरह से मैं कहूंगा कि तंग करके रखा है। तो डेफिनेटली इसका इलाज के लिए ऑलरेडी काफी ढेर सारी दवाइयां चल रही हैं। जो वैक्सीन है, अब ये वायरस जो है अपना स्वरूप बदलते रहता है, तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा प्रीडोमिनेंट वेरिएंट अभी सर्कुलेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बूस्टर डोजेज बनाने की बात चल रही है, जो कि काफी कंपनीज लगी हुई है। ये मैं कहूंगा कि एक रिसर्च का मुद्दा है और वो कंटिन्यूअसली चल रहा है ताकि हम इस वायरस पे पूरी तरह से विजय पा लें। तो चाहे वो दवाई के फ्रंट पे हो या वैक्सीन के फ्रंट पे हो, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये अभी चलते रहेगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे, बहुत संक्षेप में? मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि जिसका भी सेकेंड डोज हो चुका है, बूस्टर के एलिजिबल है, अब जो 6 महीने का जो रिकमेंडेशन है अगर वो टाइम आपका पूरा हो चुका है तो डेफिनेटली आप आगे आकर बूस्टर लगवाएं। भले हमें दिख रहा है कि कोविड-19 एक तरह से कंट्रोल में है, लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये वायरस जब तक रेप्लिकेट होगा, म्यूटेट होकर परेशान करने की क्षमता रखता है। तो मैं कहूंगा लापरवाही बिल्कुल न करें और अपने आप को सुरक्षित करें। बूस्टर डोज लगवाकर बीमार हो तो अपने आप को अलग कीजिए ताकि आपके घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, आसपास जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वो परेशान ना हो। जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर नीरज बता रहे थे कि कोरोना के मामले जरूर कम हो गए हैं, लेकिन सतर्कता हमें कम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सतर्क, सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जहां भी जाएं सुरक्षित दूरी भी अपनाने की कोशिश करें। अगर आपने प्रिकॉशन डोज अब तक नहीं ली है तो जरूर लीजिए। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि जब तक सभी लोग सुरक्षित नहीं होंगे समाज कोरोना मुक्त नहीं बन पाएगा। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर।
इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।